तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आज का पाकिस्तान माजी के पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। माजी में कोई भी खबर देते हुए मलिक रियाज का नाम नहीं लिया जाता था और उनको प्रॉपर्टी टाइकून कहकर पुकारा जाता था। अगर कोई मीडिया में मलिक रियाज का नाम ले भी ले तो उनके नाम पर टूटू या बीप लगा दी जाती थी। ये खौफ और ये मजबूरी सिर्फ इसलिए थी कि मलिक रियाज सबको खिला पिलाकर खुश रखने वाले इंसान हैं। लेकिन आज का पाकिस्तान बदल गया है। अब खाने पीने वाले लोगों की जगह रज्जे हुए लोग इख्तिदार में हैं और यही वजह है कि गलत को गलत कहा जा रहा है। मीडिया पर मलिक रियाज का नाम उनकी तस्वीर के साथ लिया जा रहा है। माजी में बानी पीटीआई बतौर वजीर आजम मलिक रियाज के लिए सहूलतकारी का काम करते थे और उनके पैसों का दिफा इतनी राजदारी से किया जाता था कि अपनी वफाकी काबीना को भी भनक लगने नहीं दी जाती थी। बदले में मलिक रियाज अपने इस सहूलतकार वजीर आजम को अरबों रुपए की जमीन देते थे और उनकी अहलिया फरमाइश करके मुंह मांगे कैरेट की अंगूठियां लिया करती थी। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ है, जिन्हें ना तो मलिक रियाज की जमीनों से कोई गर्ज है और ना ही उनकी अहलिया रिश्वत में ली गई हीरे की अंगूठियों की तलबगार है। हुकूमत मलिक रियाज की करप्शन पर उनका मुहासबा कर रही है और नैब आजादाना काम करते हुए मलिक रियाज को मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहा है। आज की काबीना में कोई शहजाद अकबर नहीं है जो अपने वजीर आजम के कहने पर मलिक रियाज से लेन देन की डील करता हो। आज के वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और अतातार जैसे लोग हैं जो मलिक रियाज का नाम लेकर उनकी करप्शन डंके की चोट पर बेनकाब करते हैं। आज के पाकिस्तान की काबीना का वजीर इतलात कौम को मुतलक करता है कि मलिक रियाज और अली मलिक रियाज के खिलाफ गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स, जमीनों पर नाजायज कब्जे समेत धोखादही, करप्शन और फ्रॉड के ठोस शवाहिद मौजूद हैं और उनकी हुकूमत कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए काम कर रही है। जी हाँ, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वो मलिक रियाज जो कल तक धड़ल्ले से नेशनल टीवी पर बैठकर एतराफ करता था कि हाँ वो रिश्वत देते हैं और अपना काम निकलवाने के लिए फाइलों को पहिए लगा दिए जाते हैं, आज किसी और मुल्क में पनाह लेने पर मजबूर है और खुद को बचाने के लिए सियासी टच दे रहे हैं। कल के करप्ट आज के इनकलाबी बन गए हैं और ललकार रहे हैं कि उन पर जितना चाहे जुल्म कर लें, वो किसी के खिलाफ गवाही नहीं देंगे। मलिक रियाज अपनी करप्शन का पर्दा चाक होता देखकर घबराए हुए हैं और ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो जान चुके हैं कि आज का पाकिस्तान बदल चुका है और आज का वजीर आजम रिश्वत में जमीनें लेने वाला नहीं बल्कि करप्ट अफराद को कानून के मुताबिक सजा दिलवाने वाला है। जी हाँ, इसीलिए तो बता रही हूं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आज का आर्मी चीफ किसी जमात का सहूलतकार नहीं है। आज इदारे मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो चुके हैं। माजी की तरह पार्लियामेंट के इजलास से लेकर कानून साजी तक के मामलात कोई सरकारी ऑफिसर मैनेज नहीं कर रहा, सियासी मामलात सियासतदान देख रहे हैं। आज का आर्मी चीफ वो है जो सरकारी मीटिंग्स में किसी सियासी बात का जवाब इन अल्फाज में देता है कि सियासी बातें सियासतदानों से की जाए, उनका किसी सियासी जमात के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं हकीकी तब्दीली। अदलिया आजाद है, हुकूमत आजादाना काम कर रही है, फौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को अंजाम पर पहुंचा रही है और ऑपोजिशन को कौमी असेंबली हो या मीडिया, हर जगह बोलने की मुकम्मल आजादी है। जी हाँ, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आज पंजाब लावारिस हरगिज नहीं है और किसी अनट्रेंड बुजदार के रहमो करम पर भी नहीं है। आज के पंजाब की वजीर आला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरबियत याफ्ता वो मरियम नवाज है जो दिन रात नौजवान नस्ल की तामीर और तरक्की में मसरूफ है। माजी की तरह आज किसी नौजवान के हाथों में पेट्रोल बम नहीं है बल्कि स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स हैं। मेरिट पर ट्रांसफर और पोस्टिंग्स हो रही हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, गरीब की बेटी और बेटे को रियासत एक माह की तरह ट्रीट कर रही है और पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत आए रोज दर्जनों जोड़ों की शादियां करवाकर मौशरती बिगाड़ दूर करने की भरपूर कोशिश हो रही है। जी हाँ, ये तब्दीली वो तब्दीली नहीं जो सिर्फ नारों और गानों के जरिए बताई और सुनाई जाती रही है। ये तब्दीली वो हकीकी तब्दीली है जिसको जीती जागती आंखों से देखा और अपने इर्द गिर्द महसूस किया जा सकता है। इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग,
धोखाधड़ी बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत करना वगैरह संगीन जराइम हैं। अगर आप इसमें हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। सड़कों और गुजरगाहों के अतराफ और राहदारियों पर तामीरात व तजावजात न सिर्फ गुजरने वालों के लिए दुश्वारी का बायस बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सबब। नाजायज तामीरात व तजावजात गैर कानूनी ऐसे अनासर की हौसला शिकनी कीजिए, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, तजावजात के खिलाफ मुतलका फोरम पर शिकायत दर्ज करवाएं। फुटपाथ पैदल चलने वालों का हक, अपने हक पर किसी को कब्जा ना करने दें। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा साथ दे रहे हैं जी अखुनज़ादा चट्टान साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। लास्ट बट नेवर द लीस्ट लालचंद माली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया माली साहब ज्वाइन करने के लिए। आपसे ही शो का आगाज करूंगी माली साहब। मैं सुन रही थी कि बैरिस्टर गौहर साहब हमें बता रहे थे, कौम को बता रहे थे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर के बता रहे थे कि भाई एक इजलास जो है ना वो कोई 6.5 करोड़ रुपए का पड़ता है, और जाहिर सी बात है ये पैसे आवाम के टैक्स के पैसों से दिए जाते हैं। तो सर जब ये फैक्ट उन्होंने हमें बताया तो मुझे फौरन ये रियलाइजेशन हुई कि अगर इतना महंगा सेशन हो रहा है एक दिन का, तो ऐसे में तो आप लोगों की तो पूरी कोशिश होगी कि सेशन चले, मौका मिले बात करने का, मौका हो कि जी कुछ पाकिस्तान की आवाम के हवाले से बातचीत हो सके। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि जहां पर आप ये फैक्ट बताते हैं, डोंट माइंड मी आस्किंग माली साहब, कि आप एक गुंडागर्दी शो करते हैं। आते हैं, आप कहते हैं कोई और बात नहीं करेगा, सिर्फ हम बात करेंगे, उसके बाद जब आप अपनी बात पूरी कर लेते हैं हाईजैक करके पूरे सेशन को, तो आप दूसरी तरफ यानी हुकूमत को बात नहीं करने देते। कल प्राइम मिनिस्टर आए थे, आपने प्राइम मिनिस्टर को भी बात नहीं करने दी। कभी आप कॉपियां उछालते हैं, कभी आप नारेबाजी करते हैं। क्यों करते हैं आप ये गुंडागर्दी अगर इतना महंगा सेशन है तो? जी बहुत शुक्रिया बिनिश। आपने अपने इंट्रो में मलिक रियाज साहब के हवाले से बातचीत की, तो 2-3 बातें आप जो है उसमें मेंशन करना भूल गई थी। ये जो एक इमरान खान पे झूठा अल कादर ट्रस्ट केस बनाया गया, उसकी बुनियादी जो है वो हसन नवाज थे, जिन्होंने एक महंगी प्रॉपर्टी बिलियंस ऑफ रुपीस की मलिक रियाज को बेची थी, और आज तक ये साबित ना हो सका, न बताया गया कि हसन नवाज साहब वो पैसे कहां से लाए थे। शहबाज हुकूमत जो अब मलिक रियाज का एहतसाब करना चाहती है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से इनकार किया, वो बेशक करे, लेकिन उसके लिए एक इखलाकी जो है वो जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। ये सारी वो हुकूमत है जो नेबजदा थी, और हुकूमत में आने से पहले इन पर नेब के बहुत ज्यादा केसेस थे, और उनका कसूर मलिक रियाज का ये ठहरा कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी। अब आपने बात की पार्लियामेंट के हवाले से, उस सिलसिले में आप को मैं बताता चलूं कि आप असेंबली का रिकॉर्ड देख ले, आप जितनी गवर्नमेंट ने इस असेंबली को बुलडोज किया है, सबसे पहले तो ये वो पार्लियामेंट है कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी जो बेतौकीरी हुई, उसके अंदर जाकर गुंडागर्दी करते हुए पार्लियामेंट्रियंस को अगवा किया गया। उसके बाद वो बिल्स लाए गए, वो कानून साजी की गई, जिसके लिए पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, पीटीआई ने भी कहा, जेयूआई ने भी कहा, सब जमातों ने यकजा होकर कहा कि उनको पेश करने से पहले वो बिल्स दिखाए ही नहीं जाते, एडिशनल एजेंडा के थ्रू बिल्स लाए जाते हैं और उनको बिल्डोज किया जाता है अपनी अक्सरियत के बुनियाद पर, और उनको जबरदस्ती ये काम करवाया जाता है। तो जो ये बातें कर रहे हैं कि जो पीटीआई जो है उसमें सीरियस नहीं है, उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि उसका असल जिम्मेवार कौन है। और आज की मैं इस बात को बड़ी खबर नहीं समझता, आज की तो सबसे बड़ी खबर ये आई है कि पीपल्स पार्टी सपोर्टेड सेनेटर फैसल वाडा साहब ने इस हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया है, जो सबसे बड़ा करप्शन का केस अब 6 अरब रुपए का सामने आया है,
میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی روشنی ضرور ڈالی جائے. وہ FBI جو 385 ارب کے خسارے میں ہے, جو اپنے ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکا, اس نے ایک بڑی مشکوک ایک ڈیل کرنے کے وہ اس میں تھے, جس پر آج نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کا شور ہوا ہے اور اس پر بات ہوئی ہے. 1000 سے زیادہ لگژری گاڑیاں خریدی جا رہی تھی جس کی قیمت 6 ارب روپے تھی, اور اس پہ کمیشن کا اور اس پہ الزام لگا ہے. تو بنیادی طرح یہ کرپٹ کور حکومت ہے. یہ ملک ریاض کا تو کیا, یہ تو خود کرپشن کرنے کے لیے آئی ہے, چوری کرنے کے لیے آئی ہے, اور اسے کئی جو ہے اسکینڈل سامنے آئیں گے جب ان کی رخصتی ہوگی انشاءاللہ جلدی. چلیے جی, یہ دونوں یہاں پر موجود ہے, نون لیگ بھی یہاں پر ہے, پیپلز پارٹی بھی یہاں پر ہے, باری باری ان سے اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے نون لیگ کے پاس علی گور بلوچ صاحب, آج جو چینی سفیر ہیں وہ کافی تعریف کر رہے تھے, معاشی ترقی کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں جی بڑی اچھی ترقی چل رہی ہے. میں تو آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو پارلیمنٹ کا جو ماحول ہے, ظاہری سی بات ہے آپ کو اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بھی انگیج کرنا ہے, ان کو اس دھارے میں لانا ہے کہ یہ ذرا انڈر کنٹرول بھی رہیں اور سیشن بھی ہونے دیں اور بات چیت بھی کریں. لیکن یہاں پہ پروگرام میں بیٹھے بیٹھے یہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے ایک نئی چیز بتا دی ہے کہ آپ ملک ریاض کے خلاف اس لیے کارروائی کر رہے ہیں اور ملک ریاض کو اس لیے فردر ایکسپوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے اگینسٹ کوئی گواہی دے دے. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ پہلے آپ کی آخری بات پر آ جاتے ہیں کہ جو یہ شور شرابہ کرتے ہیں اور غول گپاڑا کرتے ہیں. اصل صورتحال یہ تھی کہ یہ وہ حکومت جو 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے اور دھاندلی کے ذریعے پاکستان کے اوپر عمران نیازی صاحب کو مسلط کیا گیا, اور اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی جو ہے جس طرح سے دھجیاں اڑائی گئیں اور جتنی بے دردی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیے ہیں, وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور خاص طور پر قابل ذکر جو واقعات ہیں وہ جب یہ احتجاج کرتے رہے ہیں, اور یہ نام تو ہمیشہ یہ لیتے تھے کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں, لیکن اس پرامن احتجاج کی آڑ میں ہمیشہ انہوں نے پرتشدد احتجاج کیے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ کس سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں, کس طرح سے انہوں نے ملک میں آگ لگائی, کس طرح سے انہوں نے قیامت صغریٰ برپا کی, کس طرح سے ریڈیو سٹیشن جلائے, کس طرح سے شہداء کے مجسموں کو توڑا, کس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس کی دھجیاں اڑائی. انہوں نے وہ تمام چیزیں ڈھکی چھپی ہوئی بھی نہیں ہیں, اور خاص طور پر اب تو ثبوتوں کے ساتھ پکڑے جا چکے. بالکل اسی طرح سے جو ملک ریاض صاحب کا کیس ہے اس میں بانی پی ٹی آئی پاکستان کی تاریخ کی, یہ میرے الفاظ آج آپ نے نوٹ کر لینے آپ کے پروگرام کی وساطت سے, اگر اس سے بڑا میگا سکینڈل آج تک کرپشن کا پاکستان کی تاریخ میں کبھی آیا ہے تو پھر میری درستگی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ضرور کر دینی ہے. نہیں تو آپ حیران ہوگی کہ یہ وہی شخص ہے جو اپنے ہر سیاسی مخالف کو چور اور ڈاکو کہہ کر پکارتا تھا. جب اس کی تلاشی لی گئی تو پتا چلا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل اس کی حوث کی وجہ سے بنا, اور اس نے کس طرح سے کابینہ کے اندر سے اسی کی کابینہ کے وزراء نے اس بات کا اعتراف کیا, جس میں شیخ رشید صاحب ہیں, جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, کہ بھائی وہ لفافہ تو ہمیں پڑھ کے سنایا ہی نہیں گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں بس آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور سائن کر کے دے دیں. اور کس طرح سے برطانیہ کی حکومت نے وہ پیسہ جو کہ کرپشن کا پیسہ تھا جو کہ پاکستان کی حکومت کو انہوں نے واپس کیا, وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں, جس اکاؤنٹ میں ملک ریاض صاحب نے وہ پیسے جمع کروانے تھے جو انہوں نے پراپرٹی سستے داموں لی تھی, اس پراپرٹی کے اگینسٹ اس نے ایڈجسٹ کروائے اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, اور اس کے بینیفیشری یہ خود تھے جس میں القادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر. اور مزیدار اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 3 لوگ, ایک عمران احمد نیازی, ایک اس کی اہلیہ بشرا بی بی, تیسرا یہ خود ایز وزیر اعظم اس کو سہولت کاری کر رہا ہے, اور ٹرسٹ میں بھی اس کا نام ہے, خود یہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ زمین ہتھیا رہا ہے اور اس کو فائدہ دے رہا ہے کہ وہ اربوں روپے جو جی جولی میں ڈال رہا ہے کہ بھائی یہ پیسے آپ لے لیں اور یہ ہم آپ کے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں جو آپ نے پاکستان پراپرٹی جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اس کے اگینسٹ ہوا.
تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اتنا بڑا سکینڈل پکڑا گیا بلکہ اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچا، جس کی برآمدگی بھی ہوگی اور جس کے اوپر ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا جو وہ بات تو ایویڈنٹ لگ رہی ہے علی گور بلوچ صاحب، لیکن ایک چیز جو کہ پی ٹی آئی کا یہ بار بار کلیم آ رہا ہے، اور یہ سے میرے شو میں نہیں آ رہا، ہر جگہ پہ آ رہا ہے، آپ ان کی نریشن بلڈنگ بھی کر لیں کہ جی ان کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ ملک ریاض کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ بانی کے خلاف کوئی گواہی لینے کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا تو فیصلہ آ چکا ہے. دیکھیں ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کا ایک نام دیا جاتا ہے جس کو ڈیجیٹل دہشت گردی بولا جاتا ہے، اور یہ اس چیز کے ماہر ہیں جھوٹے بیانیے بنانے میں. ٹھیک ہے، اوکے، کوئی غلام نہیں ہے، اس کا ڈرامہ کیا اور پھر خود بھی جا کر ٹرمپ کے رشتہ داروں کے ساتھ سیلفیاں بنوا کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کا ہمیشہ یہ طریقہ واردات ہے کہ اپنی واردات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس قسم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عوام کی توجہ شاید دوسری طرف ہو جائے. لیکن اس وقت عوام کی توجہ اس کرپشن پر مرکوز ہے جو کہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے اور جس کی برآمدگی بھی ہو چکی ہے اور جس کے لوگوں کو سزائیں بھی ہو چکی ہے. رہ کی بات یہ کہ جو ان کا طریقہ کار ہے، اسمبلی کے اندر آپ نے سوال کیا تھا. جی ٹھیک ہے، آپ کا کچھ سگنل بھی پرابلم کر رہا ہے گوہر بلوچ صاحب، میں اس کو ذرا فکس بھی کراتی ہوں بریک کے اندر. مین وائل میں ذرا چٹان صاحب کے پاس جانا چاہوں گی. چٹان صاحب، یہ جو حقیقی تبدیلی ہے، صحیح معنوں والی تبدیلی، وہ نعروں گانوں والی تبدیلی نہیں ہے، جو اصل تبدیلی ہے، یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ دیکھیے بینش، آپ کی کچھ چیزوں کے ساتھ تو میں اتفاق رکھتا ہوں کہ معیشت میں استحکام آ چکا ہے، شرعی سود میں کمی آ چکی ہے، مہنگائی میں تھوڑا بہت کمی آ چکی ہے، مارکیٹ میں استحکام آ چکا ہے، ڈالرز میں استحکام آ چکا ہے. اس حد تک تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ آج لوگ ملک ریاض کا نام لیتے ہیں ٹی وی پہ، یہ کوئی تبدیلی آ گئی یا کوئی انقلاب آ گیا، یا ملک ریاض کے خلاف اگر کوئی کیس بن جاتا ہے تو یا یہ کوئی تبدیلی ہوگی یا کوئی انقلاب ہوگا. تبدیلی اور انقلاب تب ہوگا جب ہم سارے مل بیٹھ کے نیب کے ادارے کو ختم کر کے اور ایک اس طرح ادارے کو کھڑا کر دے جو جج کا، جرنیل کا، جرنلسٹ کا، ہر ایک کا احتساب کرے، اور وہ ادارہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو جس طرح ماضی میں نیب کے ادارے کو سیاسی انتقام کے لیے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے جس کا استعمال ہوا ہے، اس طرح اس کا استعمال نہیں ہو. اب اگر اس طرح کا متنازع ادارہ، جس کو ہم نے بھی کہا ہے، جس کو ججوں نے بھی کہا ہے، جس کو مسلم لیگ نے بھی کہا ہے، جس کو پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے ٹائم پہ کہا ہے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ملک ریاض نے، میں نے، کسی اور نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی کرپشن کیا ہے، تو اس کے خلاف کیس ضرور بننا چاہیے اور چلنا بھی چاہیے. لیکن اس میں یہ بھی لوگ دیکھیں گے کہ آیا ان لوگوں کے ساتھ جو سہولت کار تھے ملک ریاض کی، یا خنزادہ چٹان کی، یا بینش سلیم کی، یا علی گوہر صاحب کی، جو سہولت کار تھے ان کے کرپشن میں، اس ٹائم پہ کمشنر کون تھا، پٹواری کون تھا، وزیر اعلیٰ کون تھا، صدر کون تھا، وزیر اعظم کون تھا، اگر اس حد تک یہ کیسز جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے سہولت کاری کی ہے اور جنہوں نے ملک ریاض سے مراعات لے کے اور اس کے جرم میں شریک ہوئی ہے، اس کے زمین کے قبضے میں شریک ہوئی ہے، تو پھر تو میں اس کو ایک تبدیلی سمجھتا ہوں. بڑے اچھی بات کی آپ نے چٹان صاحب، جس نے بھی پلاٹ لیے نا اور جس نے بھی گھر بنایا ہے، ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، سب کو پکڑا جانا چاہیے. جی یہ آپ کو پتہ ہے کہ سب نے لیے ہیں، لوگوں نے مرسیڈیز بھی لیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کس ٹائم پہ مرسیڈیز بہت زیادہ ہو گئے تھے. اور میرے خیال سے پیپلز پارٹی ہے کہ پی ٹی آئی ہے کہ فوج ہے کہ عدلیہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہے، سب کے ملک ریاض کے ساتھ اچھی تعلقات رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ ضرور لوگ بھی رہے ہیں، کاروائی، بلکہ شاید ابھی بھی ہیں. ابھی تعلقات کیسے چل رہے ہیں آپ لوگ کے؟
हैं कोई ताल्लुकात के? कोई भी नहीं। मुझे नहीं पता, मैं एक आम वर्कर हूँ, एक ग्रास रूट लेवल का सियासी वर्कर हूँ, इतने ऊपर के ताल्लुकात का मुझे नहीं पता चलता है। लेकिन ये मुझे पता है कि मलिक रियाज के साथ सबके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन इससे बालातर हो कि जो इसकी जुर्म में शरीक हुआ है, चाहे वो हम है, वो मुस्लिम लीग नून है, वो पीटीआई है, वो ब्यूरोक्रेट्स है, वो जज है, वो जर्नेल है, इन सब के खिलाफ फिर कार्रवाई होगी तो लोग समझेंगे कि ये एक इनकलाब आ गया। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि आपने जो इंट्रो में कहा कि इतना खर्च आ जाते हैं असेंबली में और मुस्लिम लीग वाले जो हैं वो असेंबली को नहीं चलने देते हैं, तो वही असेंबली तो एक नहीं चलने देते हैं, ये बोल रही हूँ मैं। वो आपको हाईजैक कर देते हैं। हाँ जी, आप नून लीग बोल रहे थे ना, मुझे लगता है आप लोग के हिसाब पे नून लीग सवार हो गई है। मैंने कहा मैं जरा करेक्ट कर दूं, पीटीआई वाले चलने नहीं दे रहे जी। मिस्टेक हो गया। तो असेंबली तो एक छोटी सी चीज है। इन लोगों का तो कुल्लम नारा है कि खान है तो पाकिस्तान है, अगर खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। तो जिसका ये मोटो हो और जिसका ये स्लोगन हो कि खान है तो पाकिस्तान है, तो वो क्या समझेंगे, असेंबली की अहमियत क्या समझेंगे, कौमी पैसे का ज़या क्या समझेंगे। इन लोगों के लिए तो सबसे पहला भी इमरान खान है और सबसे बाद में भी इमरान खान है। तो इन लोगों से ये तवक्को रखना कि ये लोग असेंबली के कार्रवाई को चलने देंगे या मुल्क को आगे बढ़ना के देंगे। और मैं एक बात आपको बताऊं कि ठीक है, बहुत बेहतरी आ चुकी है, लेकिन बेनिश मैं बहुत अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि मुल्क का मईशत जो मजबूत हुआ है, जो चीजें मैंने आपको गिनवा दी, इसका फायदा आवाम को नहीं मिला। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आप मेहरबानी करके बोझ अशरफिया पे डाल दे। ये देखिए अभी जो बिहार के लिए गाड़ियां खरीद रहे हैं, वज़रा की मराद बढ़ रही हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए नई नई गाड़ियां आ रही है। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क ने बहुत महंगाई की वजह से गरीब अवाम ने बहुत सख्त टाइम देख लिया। अब अगर कुछ हालात बेहतर हो गई हैं तो आप मेहरबानी करके अशरफिया के खर्चे कम करें। सबसे पहले पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में भी इजाफे का सुन रहे हैं कि जाहिर बात है पार्लियामेंटेरियंस की जब तनख्वाहों में इजाफा होगा तो पीपल्स पार्टी भी तो उसमें शामिल है ना, उनकी भी तो सैलरीज में इजाफा होगा, टीएडीए में इजाफा होगा। जी, वालों के भी नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि पहले अपने खर्चे कम करें, अदलिया के गैर जरूरी खर्चे कम करें, एस्टेब्लिशमेंट के गैर जरूरी खर्चे कम करें। और ये गरीब अवाम जिसका 500 दिहाड़ी था और पता नहीं वो बिल देते थे, बहुत सख्त टाइम इमरान खान साहब के दौर में देखा है। मार्केट में कोई इस्तेहकाम नहीं था, सुबह चीज का कीमत एक होता, दूसरी सुबह दूसरा होता। इस मार्केट में चीज का कीमत ये आटा नहीं। सुल्तान साहब, आपको लगता नहीं है कि कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है? अभी आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे कैसे अपने पैसे बचाने चाहिए, और फिर दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि एक एमएनए या एमपीए, चले पंजाब में तो एमपीएस की सैलरीज बेहतर हो गई हैं, लेकिन एक एमएनए जो है वो 1.5-2 लाख में अपना गुजारा करे, टीएडीए मिला मिलू के कोई 1-1.5 लाख ऊपर बन जाता है, तो ऐसे में फिर कैसे गुजारा होगा? मतलब एक तरफ आपकी ये अप्रोच है, दूसरी तरफ ये है, फिर ऐसे में करप्शन ही बढ़ेगी ना। तो अच्छी बात है, अगर उनकी सैलरीज अच्छी हो रही हैं तो करप्शन का मौका कम मिलेगा। बताओ, जो पॉलिटिशियन है ना, ये वॉलंटियर होते हैं। मेरे हल्के का एमएनए जितना खिदमत कर रहे हैं लोगों का, इतना मैं भी कर रहा हूँ। क्या मैं तनख्वाह दे रहा हूँ? ये एक जज्बा है सियासत, अपने कौम की खिदमत का। ये बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच है वैसे सर, मतलब जबरदस्त थॉट है, लेकिन बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच है। हर तो शख्स ऐसे नहीं होता ना, हर पॉलिटिशियन इतना वेल ऑफ नहीं होता, उसको सैलरी तो चाहिए होती है। ऐसा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। इस तरह हम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह हम नहीं करेंगे और हम सारा पैसा अशरफिया के लिए रखेंगे, हम सारी सब्सिडी। सर ब्रेक आ रही है, सर ब्रेक आ रही है, चिटान से ब्रेक आ रही है। ब्रेक के बाद ना हम जरा डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ होंगे, विल बी बैक। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखाधड़ी, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत करना वगैरह संगीन जराइम हैं। अगर आप इसमें हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
बर वक्त। जो ड्राइविंग पर रखें। अगर मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी हो तो गाड़ी साइड पर रोक लें। छोटी सी गफलत से अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में मत डालें। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मुहतात रहें, महफूज रहें। ये ज़रूरी है पाकिस्तान की रेपुटेशन के लिए। यकीन मानिए कि चैंपियंस ट्रॉफी को हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, पाकिस्तान का जीत जाना, और हम ये अपना तगमा यहाँ लगा लें और ये कहने कि हम कामयाब हो जाएंगे कि हमने पैसे भी कमाए, हमने स्टेडियम भी बनाए, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, हम तगड़ी कौम है। और हर एक पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है, प्लीज़ मेक श्योर अपने मुल्क के बारे में अच्छा अच्छा लिखिए, बहुत अच्छा अच्छा लिखिए, बैक कीजिए। आपने मेक श्योर करना है कि हमने बैक करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमने बैक करना है अपने मीडिया हाउसेस को, अपने प्लेयर्स को, अपने मुल्क की इज्जत को। इंशाल्लाह पाकिस्तान will do it. Pakistan has done it many times before and I have no doubt on the capacity of the Pakistani people. अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। बने हुए हैं जी सीधी बात जोन में अली गौहर बलोच साहब, अखुनज़ादा चट्टान साहब एंड लालचंद माली साहब। तीनों मेहमानों का साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लालचंद माली साहब, आई गॉट अ बैड न्यूज़ फॉर यू, और मुझे आपको इन्फॉर्मेशन जाहिर सी बात है इस हवाले से शेयर करनी है। बेशक जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमत की, उसकी जो सब कमेटी है वो आपको रिटन जवाब आपकी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स थी मुज़ाकरात के लिए वो आपको एक हफ्ते तक दे देगी। कोई 27-28 तारीख तक नॉर्मली आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी तक मैं आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ जो भी अभी मुज़ाकरात के अंदर हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आपको कमीशन मिलेगा। और जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, सो कमीशन नहीं मिलेगा। अब आप लोग अपनी मंथ एंड की जो 30-31 की डेडलाइन है उसका वेट करेंगे कि जवाब मिलते ही आप अपना रिएक्शन शो करेंगे, अपना लाहे अमल बताएंगे, तो करना क्या है? बेनिश, एक लतीफा है कि एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से पूछा कि अगर कोई सवाल हो और जवाब ना आए इम्तिहान में तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा बेटा जो भी याद हो वो लिख देना। आप सवाल जो भी पूछे, ये हुकूमत और उसके इत्तेहादी शुरू 9 मई से करते हैं। 9 मई के अलावा ना तो इनको कुछ पढ़ाया गया है ना इनको कुछ लिखाया गया है। वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये उसको फॉलो करते हैं। और इसके अलावा इनको कोई जबान, अब कोई ना तो हुकूमत की कोई कारकर्दगी है जिसको ये डिफेंड कर सके कि कोई ऐसी चीज बता सके कौम को कि इन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, देखिए हमने क्या जुडिशियल कमीशन अगर हुकूमत नहीं देना चाहती तो बेशक ना दे। ये हुकूमत के जो कोर्ट में बाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके मुतालबात जो थे कि हमें तहरीरी तौर पर दे, हमने दे दिए हैं। अब ये कहते हैं कि नहीं 9 में हुआ है, हम पे एतबार करें। देखिए ये मौजूदा हुकूमत जो है इस पे इल्जाम है कि ये पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है, इसमें करप्ट तरीन सियासतदान है, माफियाज हैं। ये कहते हैं कि हम पे एतबार कर ले, और ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान की आवाम 8 फरवरी को मुस्तरद कर चुकी है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से आप एक कमीशन जो है बनाए। अब आपका जाहिर सी बात है आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मेरा भी एक तज्जिया है ये हुकूमत को बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत के बगैर कोई चारा नहीं है। ये वो हुकूमत जो हमें कहती रही थी कि आप आए और हमसे मुज़ाकरात करें। आपने ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देखा होगा आज भी, वो कहते हैं कि अगर कमीशन बनना है तो वो 2014 से भी बनना चाहिए, वो आरटीएस पे भी बनना चाहिए। ये मैं तो सवाल पूछता हूँ, ये ख्वाजा आसिफ साहब ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? भाई आप हुकूमत है, आपके साथ जो आप कहते हैं कि हमने जुल्म और ज्यादती की, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप तो हमें किसी खातिर में नहीं ले आते। आप 100 कमीशन बना दे,
हम एक कमीशन चाहते हैं, वो ही हमें चाहिए। जहां तक अल कादर ट्रस्ट का मामला है, एक मिनट सर एक मिनट, आप बिल्कुल अली गौहर साहब की जवाब दीजिएगा उनकी बात का, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर नहीं बनता कमीशन, आपको नहीं दे रहे कमीशन, फिर आप क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल ना दे। जो आपने पहले बड़ी तारीफ की आपके इंट्रो में या सवाल में कि पाकिस्तान की मुआशी हालत जबरदस्त हो रही है, वो हम कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आ नहीं सकती। आज की जो सूरत हाल है वो ये है, ये मौजूदा हुकूमत 28,000 रुपए कर्ज ले चुकी है, ये अपने गुज़श्ता 3 सालों में। अभी भी जो टारगेट है इनका 385 बिलियन रुपए से ये शार्ट है। एफबीआर ने ये IMF के जो इनको कहा हुआ ये कर नहीं पा रहे हैं। 20 लाख पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। अब इनके पास बिजली इतनी ज्यादा है कि कोई बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं है। रोजाना ये ऐलानात करते हैं कि हम बिजली कम कर लें, आप ले लें। IMF ने भी बताया कि इनका ग्रोथ रेट जो है 3.2 से डाउनवर्ड चला गया है, वो नहीं हो रहा। और ये जो हमें कहते थे कि आपने नौकरियां नहीं दी, इन्होंने 1.5 लाख नौकरियां सिर्फ फेडरल हुकूमत ने एबॉलिश कर दी है, खत्म कर दी है। तो ये मुआशी हालात पाकिस्तान के इंतहाई खराब है। ये अपने कंट्रोल मीडिया के थ्रू पाकिस्तानियों को कुछ भी बताए, पाकिस्तानी समझते हैं कि ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। अगर जब आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी, अगर आपको कमीशन नहीं मिलता, तो आपके सो कॉल्ड जो आप बता रहे हैं कि मौशी हालात खराब है, आप उनको मजीद बिगाड़ेंगे, क्या करेंगे? अपना तो लाहे अमल बताए ना, इनका तो देख ही रहे हैं परफॉर्मेंस वगैरह, वो सबके सामने है। अब अपना लाहे अमल बताए कि आपने सरप्राइज रखना है, आपने 31 को बताना है। देखें, हम बता चुके हैं, हमारा एक ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है, वो है रेमिटेंसेस के बाइकआउट के हवाले से। कल हम सड़कों पे भी प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा जो आईनी हक है, जो हक मिलता है। आपको वैसे मैं अपडेट कर दूं सर कि वो जब आपने अनाउंस किया था तो वो तो बुरी तरह पिट गया, क्योंकि जिस टाइम पर आपने अनाउंस किया उसके बाद ये पिछले महीने दिसंबर में वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं। सर आप ऑन रिकॉर्ड रख ले, ये इस तरह नहीं होता जिस तरह से आप कह रही हैं कि आज ऐलान हो गया और 3 दिन के बाद उसका वो रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह नहीं होता। ये मुख्तलिफ मराहल होते हैं इसके, उसके टॉक्स की वजह से भी उसमें इतनी जो एम्फेसाइज नहीं किया गया था। हम सारे हर वो आईनी और कानूनी जो हमारा एहतजाज बनता है, हम वो एहतजाज इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अली गौहर बलोच साहब, तो आई थिंक सो कि चाहे आप कमीशन ना बनाएं, जो कि लग रहा है कि आप लोग नहीं बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उनकी दोनों मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर तीसरी चीज क्या रह जाएगी कि आप इनको एंगेज करें ताकि ये मजीद जो सिस्टम है उसको डीरेल करने की तरफ ना जाए। देखिए बिनिश, बात बड़ी क्लियर है कि ये जो मुज़ाकरात का इन लोगों ने मतलब है कि शमूलियत की है, और जिस तरह से हमने इन्हें कहा था कि आप एजेंडा तय करें और रिटर्न फॉर्म में दें, और ये इनकी ख्वाहिश ये थी कि हम बंद कमरे में मुज़ाकरात करें और हमारी तस्वीर भी ना आए। असल में तो बड़ी क्लियर बात है कि ये NRO चाहते हैं। NRO किस बात पे चाहते हैं? NRO अपनी करप्शन पे चाहते हैं। NRO ये नियाज़ी साहब की रिहाई पर चाहते हैं। NRO ये 9 मई के वाक़यात के ऊपर चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने दहशतगर्दी का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या किया है, तो क्या आप बहैसियत जर्नलिस्ट या पाकिस्तान के शहरी के ये समझती हैं कि किसी दहशतगर्द को NRO मिलना चाहिए, या उसकी दहशतगर्दी जो है वो उसमें से उसको बरी कर दिया जाए, या हुकूमत को कोई आइन इजाजत देता है कि वो इनकी दहशतगर्दी को छोड़ दे? दूसरी बात ये है कि जो इनकी अरबों एक केस में, अभी तो ये एक केस में पकड़े गए हैं, और वो भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का केस है, जिसमें ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हाथ धोते NRO चाहते हैं। 2 ही तो इनकी शरायत है कि 9 मई के वाकयात पर NRO दे दो और इमरान नियाज़ी को छोड़ने के ऊपर NRO दे दो। एक तरफ अपनी करप्शन, एक तरफ अपनी दहशतगर्दी, दोनों के ऊपर ये माफी चाहते हैं, आइन उसकी इजाजत देता। जब मामला अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूशन के मराहल में है, कुछ केसेस में सजा हो चुकी है, बाकी मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं, तो फिर ऐसी सूरत में कमीशन तो आईनी तौर पर भी नहीं बन सकता। अगर हम बनाना चाहें भी तो नहीं बन सकता, और हम बनाएंगे भी नहीं। जहां तक मेरी जाती राय है, बाकी फैसला मुज़ाकराती कमेटी के अंदर होना है इन चीजों का। दूसरा ये है कि इन लोगों के ख्वाब क्या थे। इन्होंने हमेशा जब भी नारा लगाया पाकिस्तान के खिलाफ लगाया। मुझे ये बताएं कि जब ये खतूत लिखते थे
کہ پاکستان کو آئی ایم ایف جو ہے وہ قرضہ نہ دے, اور آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے تھے, کس کے خلاف لکھتے تھے؟ میرے اور آپ کے خلاف تو نہیں لکھتے تھے, پاکستان کے خلاف لکھتے تھے, اور جاتی دفعہ یہ کہہ کر بھی گئے تھے کہ ہم تو مائنز بچھا کے جا رہے ہیں. دوسری طرف یہ ان کا خواب کیا تھا؟ پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا ان کا خواب تھا. اگر سری لنکا میں معاشی کوئی گراوٹ آئی تو انہوں نے کہا پاکستان کو سری لنکا بن جائے گا. اگر بنگلہ دیش میں کوئی بھوچال آ گیا تو انہوں نے کہا پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا. مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کو, اصل تو بات ہے, مجھے یہ بتائیں کون سی پیپلز پارٹی, JUI, PMLN, کون سی ایسی پارٹی ہے جنہوں نے سیاسی طور پر مشکلات کو فیس نہیں کیا, جیلوں میں جھوٹے مقدمات میں بند نہیں رہے؟ لیکن علی گوہر بلوچ صاحب باتیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ فیکٹ پر ہیں اور یہ کھلی چیزیں ہیں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, بار بار بہت دفعہ ریپیٹ بھی ہوتی ہیں یہ باتیں, بار بار بتایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح کی سیاست کر رہی ہے, ہماری طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی. پر پھر مدعا وہی ہے نا, مدعا یہی ہے کہ جب آپ کو ان کے عزائم کا پتہ ہے, آپ کو ان کے مقاصد کا پتہ ہے, تو لیکن پھر بھی ان کو ساتھ لے کر تو چلنا ہے نا, کیونکہ پاکستان کے سسٹم کا ایک حصہ ہے, سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے سسٹم میں, KPK میں ان کی حکومت ہے, پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ تو ان کو دینا پڑے گا نا ان کو انگیج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے آپ کمیشن نہیں دے رہے, ایگزیکٹو آرڈر والی بات تو بالکل ہی آؤٹ آف کوسچن ہے, تو پھر ان کو دیں گے کیا, ان کو لوپ میں کیسے رکھیں گے؟ دیٹ از what I want to know. بات یہ ہے کہ قانون اور آئین جس چیز کی بھی اجازت دے گا ہم اس کے پابند ہیں, اس کے مطابق ہم معاملات کو چلائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو NRO مانگ رہے ہیں, ہم وہ نہیں, ہماری ذمہ داری نہیں. آپ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے یہ, ان کو تو ظاہر ہے ان کی تو چیخیں اب اس لیے نکل رہی ہیں نا کہ پاکستان میں معاشی طور پر بہتری آئی ہے. ظاہر ہے یہ تو اس کو مانیں گے نہیں, کیونکہ ان کا قوہ تو سفید ہے, یہ کیوں مانیں گے؟ اور پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے. پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جو مارک اپ کی سطح ہے, سود کی سطح ہے, وہ کم ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے آپ نے مریم صاحبہ کا اور شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کا ذکر کیا ہے, وہ بڑی محنت کے ساتھ ہے. جب یہ دہشت گرد اور جب یہ ڈاکو ان کے گرد قانون کا گھیرا تنگ ہوا ہے, پاکستان میں معاشی استحکام بھی آیا ہے, سیاسی استحکام بھی آیا ہے. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے, اور آپ اس چیز کی گواہ رہیں گے, اگر یہ لوگ جیلوں میں بند رہیں گے, دہشت گردی کرنے والے, پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والے, تو پاکستان کی سیاست کے اندر استحکام بھی آئے گا اور پاکستان معاشی طور پر ترقی بھی کرے گا. یہ تو یہ سمجھ کر گئے تھے کہ ہم نے پاکستان کی جس طرح سے جڑیں ہلا کے رکھی ہیں معاشی طور پر, سیاسی طور پر, یہ سمجھ نہیں پائیں گے. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تو سنبھلتا جا رہا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب نے بڑی بات کر دی ہے. یہ چٹان صاحب آپ کے لیے بھی, اور مالی صاحب, یہ آپ نے یہ پوائنٹ سن لیا نا, میں آتی ہوں آپ کی طرف, لیکن چٹان صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو اگر ترقی کرنا ہے, مزید آگے لے کر کے جانا ہے اور اس کو اڑانا ہے پاکستان کو, کہ یہ اڑان پاکستان والی ایک جو کیمپین ہے وہ صحیح معنوں میں صحیح چلے, اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا جیلوں میں بند رہنا ہی بہتر ہے؟ پیپلز پارٹی بھی یہ سوچتی ہے. ایک بات نہیں, ادھر تھوڑی سی میں آپ تھوڑی سی ایک منٹ چٹان صاحب میں آتی ہوں. جی مکمل کر لیں بلوچ صاحب, ویری کوئکلی. دیکھیں میں پھر اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں. جو بھی پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہو, جو یہ کہتا ہو کہ آگ لگا دیں گے, جو یہ کہتا ہو کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے, جو یہ کہتا ہو کہ اسلحہ لے کر جو ہے اور سر پہ کفن باندھ کر آئیں گے, جو PTV پر حملے کرتا ہو, جو سپریم کورٹ کے اور قومی اسمبلی کے جنگلے توڑتا ہو, وہ میں ہوں, تحریک انصاف کا ہو یا کوئی بھی ہو. جب ان حرکتوں ایسی حرکتیں کرنے والے جیلوں میں بند ہوں گے, پاکستان ترقی کرے گا, وہ کوئی بھی ہو. اور ظاہر ہے کرنے والے سر آ گیا, سر آگے سمجھ آ گئی, سر بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. جی چٹان صاحب. دیکھیے جی, ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف پارٹیوں کو دے کے نہیں دینا چاہیے, قومیتوں کو دے کے نہیں دینا چاہیے, ڈومیسائل کو دے کے نہیں دینا چاہیے, انسان کی جرم کو دیکھنا چاہیے, چاہے وہ جس کا تعلق PTI سے ہے, مسلم لیگ نون سے ہے, بیوروکریسی سے ہے, آرمی سے ہے, کوئی بھی ہے, اس کو جرم کو دیکھے اور اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. میں مذاکرات پہ آپ کو یہ کہوں کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئی, اگر یہ مذاکرات ختم ہو گئی, تو یہ PTI کا اس طرح کی غلطی ہوگی جس طریقے سے انہوں نے پختونخوا میں اپنی حکومت کو ختم کیا تھا, جس طریقے سے پنجاب میں اپنی حکومت کو ختم کیا تھا, جس طریقے سے ان لوگوں نے استعفے دے دیے تھے,
जिस तरीके से इन लोगों ने 9 मई किया था, ये इस तरह के 5 गलती जो है वो पीटीआई कर लेंगे और इसका पूरा नुकसान जो है पीटीआई को होगा। पीटीआई बंद गली में पहुंच जाएंगी। 26 नवंबर के बाद हुकूमत का मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं था। खुद इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई, इस कमेटी ने खुद स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर दिया, क्योंकि 26 मई के बाद इन लोगों का सारा खेल जो था वो खत्म हो गया। लोग आखिरी गोली जो है अपने लिए रखते हैं। हमारे पठानों में ये मशहूर है कि आखिरी गोली जो है वो अपने सर के लिए लोग रखते हैं, लेकिन इन लोगों ने वो आखिरी गोली भी चला दिया। अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे ये लोग जितना प्रेशर डाल सकते उन्होंने डाल दिया। मुल्क के अंदर भी जो नहीं करना चाहिए था वो काम इन लोगों ने की। बैरूनी तौर पे भी IMF को खत लिख दिया, अमेरिकन सेनेटर्स के पांव पकड़े। मेरे दोस्त अमेरिका में वो कहते हैं कि कुछ लोग तो अमेरिकन सेनेटर के सपोर्ट हासिल करने के लिए इतने गिर गए कि पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तानी कौम के वक़ार को इन लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया कि ये सेनेटर जो है ये सपोर्ट करे हमारा। तो इन लोगों का जो भी था, मुल्क के अंदर था, बाहर था, ट्रंप आखिरी सहारा इन लोगों का ट्रंप था। वो सारे हर्बी इन लोगों को, हुकूमत को पता है कि नाकाम हो चुके हैं। न ये सड़कों में आ सकते हैं, न बैरूनी तौर पे और प्रेशर डाल सकते हैं। तो हुकूमत का तो कोई दिलचस्पी नहीं है मुज़ाकरात में। मैं आपको ये बताऊं, पीपल्स पार्टी का है मुज़ाकरात में, हम मुफाहिमत के लोग हैं, लेकिन हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर ये गलती हो गई पीटीआई से, क्योंकि इस मुज़ाकरात में सिर्फ हुकूमत नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, इसमें MQM भी है, इसमें हुकूमत के और भी इत्तेहादी हैं, जो वो चाहते हैं कि जो आईन और कानून के मुताबिक पीटीआई को मिल सकता है कि वो इनको मिल जाए। लेकिन अगर ये इन लोगों ने नाकाबिल अमल मुतालबात सामने रख दिए और इनके ख्वाहिशात के मुताबिक इमरान खान साहब के पसंद और नापसंद आ गई, समझ आ गई चितान साहब। बड़ा आपने रियलिटी चेक इनको दिया। माली साहब, ये गलती मत करें, ये आपको बता रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी वेलविशर है मुज़ाकरात के प्रोसेस में। सर जी देखिए विनीत, सबसे पहले तो जो एनआरओ की बात की है गौहर साहब ने, मैं बताना चाहूं कि ये ना सिर्फ मीडिया पर, पूरा पाकिस्तान का मीडिया और जर्नलिस्ट सब जानते हैं कि इमरान खान साहब को से हुकूमत एनआरओ मांग रही है। वो कह रही है कि अगर आप हमें चलने दें तो हम आपको आजाद करने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने इसका इनकार किया है और साफ अल्फाज में कहा है कि ना उनको बनी गाला शिफ्ट होना है, ना KP के जाना है, उनको अदालतों को फेस करना है और अदालतों के थ्रू ही वो बाहर आएंगे। अल कादर ट्रस्ट का जो जनाजा निकला है केस का, वो पूरी दुनिया जानती है। अब वो डील सामने आ गई है जो मलिक रियाज और NCA के दरमियान हुई थी। वो सुप्रीम कोर्ट पे पैसे आए, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का कुछ लेना देना नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से निकलने और दाखिल होने की बात, तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो कमेटी में है। तो जनाब, हमने आपके कहने पर हमने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर दिए हैं। अगर आप क्लियर नहीं है, हुकूमत के रैंक्स में कंफ्यूजन है, ख्वाजा आसिफ एक बयान देता है तो तारड़ साहब दूसरा बयान देता है, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। हम सिर्फ कमीशन मांग रहे हैं, हम ना किसी की आजादी आपसे मांग रहे हैं। मेरा भी कोई कसूर नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप बात मुकम्मल कर ले, लेकिन मसला ये है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। यकीन जाने इसमें मेरा कसूर कोई नहीं है, लेकिन मुझे है कि एक आखिरी चीज जो कि मैं PTI के दोस्तों को कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग 190 मिलियन पाउंड वाला ना कोई और फैसला या कोई और जो है वो सफ़े पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको ना सही फैसला और सही सफ़े की जो कॉपीज है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को ना इनको प्रोवाइड कर देनी चाहिए। इनको जरा दे दीजिए ताकि इनको पता चल जाए कि 190 मिलियन पाउंड में ये जो कॉन्फिडेंस से आके कहते हैं ना कि जी बानी PTI को कुछ लेना देना नहीं है, तो उनको जरा एक रियलिटी चेक मिल जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। पैनलिस्ट का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।